अस्सलाम वालेकुम। मेरी स्क्रीन पे आपको एक क्लटर्ड सा फ्लो चार्ट नज़र आ रहा है। अभी आपको ये क्लटरिंग लग रही है, लेकिन इस लेक्चर के बाद आपको ये सारी फ़ारसी जो है वो समझ आना शुरू हो जाएगी। इस लेक्चर में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज़ एमवीटी आर्किटेक्चर उसकी बात करेंगे, तो ये आपने एंड तक कंप्लीट देखनी है, ऐसा कुछ मिस नहीं करना। ये फंडामेंटल वीडियो है, ये आपको समझ आ गई तो जेंगो आपको पूरा समझ आना शुरू हो जाएगा आगे। ये आपने मिस कर दिया, ना समझ सके तो बहुत ज़्यादा मसला होगा। इसमें हम क्या सीखेंगे कि डिफरेंट किस्म की जो यूआरएल्स हैं उनकी मैपिंग कैसे होती है और वो जेंगो के फंक्शंस के साथ कैसे रिलेट होते हैं। और हम दो ऐप्स बनाएंगे, पहले हमने प्रोजेक्ट बनाया था, अब हम प्रोजेक्ट के अंदर ऐप्स बनाएंगे। तो ये फर्स्ट ऐप का पेज नंबर 5 खुला हुआ है जो आपको एक जेसन रिस्पॉन्स दे रहा है, जो कि आप एपीआई वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इसके डिफरेंट किस्म के हम पेजेस बनाएंगे इस प्रोजेक्ट में। फर्स्ट ऐप होगी, सेकंड ऐप होगी और ये इस तरह नेविगेट हो रही होगी। ये लेक्चर इस हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस लेक्चर में हम जेंगो का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे विच इज़ एमवीटी आर्किटेक्चर, और उसके अंदर व्यूज़ कैसे बनते हैं उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। सो हेयर इट इज़। आज आज के हमारे जो लेक्चर का कंटेंट है दैट इज़ दिस पार्ट। ठीक है, ये दो चीज़ें हम देखेंगे। अच्छा, जेंगो ऐप्स कैसे बनती हैं? हमने प्रोजेक्ट तो स्टार्ट कर लिया था, आपने देख लिया कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होता है और आपने अपना डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर दिया। उसके बाद डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करने के बाद जेंगो ऐप्स बनाई जाती हैं। ठीक है, एक प्रोजेक्ट के अंदर देयर कैन बी मल्टीपल जेंगो ऐप्स, और इसमें जो खूबसूरती ये है, ये जो ऐप्स होती हैं इनको कहा जाता है प्लगेबल ऐप्स। प्लगेबल से मुराद ये है कि आपने कोई ऐप बना लिया, वो आप इस प्रोजेक्ट के अलावा किसी और प्रोजेक्ट में भी रीयूज़ कर सकते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में आप उस ऐप को प्लग कर सकते हैं, तो दैट्स वाई इट इज़ प्लगेबल। इट हैज़ अ रीयूजेबल आर्किटेक्चर। हर ऐप जो है वो पूरा उसका अपना जो डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर होता है वो अपना इंडिपेंडेंट होता है, और आप उसको किसी प्रोजेक्ट के अंदर प्लग कर सकते हैं। जैसे कि आपने डिफरेंट वेबसाइट्स पे देखा होगा कि एक प्रोजेक्ट के अंदर या एक बेसिकली प्रोजेक्ट आपकी एक वेबसाइट होती है। एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल टूल्स ऑपरेट कर रहे होते हैं, मल्टीपल यूटिलिटीज़ होती हैं। सो ऑल दोज टूल्स आर डिफरेंट एप्स। ठीक है, तो हर फंक्शनैलिटी को या सेट ऑफ फंक्शनैलिटीज़ को आप ऐप कहेंगे, जो एक किसी टाइटल के अंदर परफॉर्म करी है कुछ सेट ऑफ फंक्शनैलिटीज, सो दैट इज़ कॉल्ड जेंगो ऐप। ये हम बनाना सीखेंगे कि ऐप स्टार्ट कैसे होती है, बेसिक क्या उसमें फाइल्स क्रिएट होती हैं और क्या बनता है। उसके बाद हम बात करते हैं एमवीटी आर्किटेक्चर की। एमवीटी को हम बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे जब हम जेंगो और एम कंप्लीट कर लेंगे। बेसिकली एमवीटी स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यू एंड टेम्पलेट। ठीक है, ये अक्सर इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अगर आप अपने आप को बैक एंड डेवलपर जेंगो डेवलपर कहें, कि मॉडल व्यू आर्किटेक्चर क्या होता है। तो मॉडल व्यू आर्किटेक्चर में बेसिकली जो आपके सिस्टम का इंजन होता है ना, दैट इज़ द व्यू। ठीक है, इंजन से मुराद क्या? व्यू इज़ योर मेन पाइथन फंक्शन जो जिसने सारा काम करना है। ठीक है, ये आपका फंक्शन होता है। जो भी उस ऐप की एग्जीक्यूशन होती है, उसकी जो पूरी लॉजिक बनती है वो इस व्यू के अंदर बनती है। व्यू कोई वो वाला व्यू नहीं है जो आप मतलब देखने वाला व्यू कहते हैं। इसको कभी उससे ना कंफ्यूज कीजिएगा कि हम HTML वाले फ्रंट एंड की बात कर रहे हैं, वो व्यू नहीं होता। जब जेंगो में हम व्यू की बात करते हैं, इट इज़ द लॉजिकल फंक्शन जिसके अंदर हर चीज़ होनी है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई API बनाई है जिसमें सेंटीग्रेड में टेम्परेचर आ रहा है और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट होता है, तो वो जो आपने जो भी उसका होता है 9/5 + 32 से वाले फैक्टर से जो आपने उसको मल्टीप्लाई और ऐड करना है, वो आप इस व्यू के अंदर मैथमेटिक्स डिफाइन करेंगे, और उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आप टेम्पलेट की फॉर्म में रिटर्न करते हैं। टेम्पलेट इज़ योर HTML कोड। ठीक है, जो आपके HTML पेजेस होते हैं ना, वो टेम्पलेट होते हैं। इसको टेम्पलेट कहा जाता है। व्यू को HTML से ना कंफ्यूज कीजिएगा। व्यू आपका फंक्शन होता है, जो आपके पास पेज अपीयर होगा, दैट इज़ टेम्पलेट। तो व्यू जो है अपना रिजल्ट जो है वो डालता है टेम्पलेट के अंदर। ठीक है, जेंगो में अपनी थोड़ी सी मॉडिफाइड HTML लैंग्वेज है जिसको जेंगो HTML कहते हैं। उसके अंदर आप टेम्पलेट टैग्स डाल सकते हैं। जो व्यू के रिजल्ट्स होते हैं वो उस HTML के अंदर पास हो जाते हैं और वो डायनामिकली चेंज हो जाते हैं। ये कैसे होता है इस पर अभी हम बात करेंगे इसी लेक्चर के बाद में, इसी लेक्चर के दौरान एंड पे, कि उस टेम्पलेट के अंदर टैग्स कैसे ऐड किए जाते हैं।
अच्छा, ये दो चीज़ें तो हो गई। अपेरेंटली आपकी वेबसाइट जो है वो उसका बैकएंड काम कर रहा है, क्योंकि वो तो एक फंक्शन से चलना था और उसने एक एचटीएमएल रिटर्न करना था। व्हाट मॉडल इज़ डूइंग, और मॉडल व्यू से पहले क्यों आ रहा है? क्या मॉडल ज़रूरी है व्यू चलाने के लिए या नहीं? मॉडल ज़रूरी नहीं है व्यू चलाने के लिए, ठीक है, बट मॉडल इम्पॉर्टेंट है डेटाबेस से रिलेशन डिफाइन करने के लिए। अब आपके पास जनरली इतना कोई सिंपल सा बैकएंड तो नहीं होता ना जिसने सिर्फ फॉरेन हाइट को सेंटीग्रेड में या सेंटीग्रेड को फॉरेन हाइट में कन्वर्ट करना हो। पॉसिबली उसके उस एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारा डेटाबेस स्टोर हुआ हुआ है, ठीक है। एक जगह पे एक डेटाबेस एग्जिस्ट कर रहा है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है। लेट से आपके यूज़र अकाउंट्स हैं, आप किसी एप्लीकेशन की एग्जांपल ले लें, हम फेसबुक की एग्जांपल ले लेते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हर बंदा एक मॉडल है, ठीक है, जो उस डेटाबेस के अंदर है, ठीक है। उस बंदे का जो टेम्पलेट है ना, हर बंदा मॉडल नहीं, हर बंदा ऑब्जेक्ट है। मॉडल इज साइनोनिम टू क्लास। जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास की बात नहीं करते, जेंगो में उस चीज़ को हम मॉडल कहते हैं, और उस मॉडल से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक यूज़र की प्रोफाइल का टेम्पलेट बना लिया, उसको हम यूज़र मॉडल कहेंगे, और फिर जब डिफरेंट यूज़र साइन अप करेंगे तो वो उस मॉडल के ऑब्जेक्ट्स बनते जाएंगे, ठीक है। तो उस मॉडल के जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्टोर होंगे इस डेटाबेस के अंदर। और डेटाबेस में जो टेबल का स्ट्रक्चर है कि टेबल किस तरह ऑर्गेनाइज्ड है, कौन सी रो किस पर डिपेंड कर रही है, किस टेबल सेल की वैल्यू किस दूसरे सेल पर डिपेंड कर रही है, वो सारी जो रिलेशंस है वो हम डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडलिंग में, ठीक है। सो क्या हो गया, मॉडल आपका वो फॉर्मेट है जिस पे आपके ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, उनके दरमियान रिलेशंस ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडलिंग के थ्रू डिफाइन होते हैं, उससे एक टेबल का ब्लैंक स्ट्रक्चर बन जाता है डेटाबेस के अंदर। और जब भी आप उस मॉडल से कोई नया ऑब्जेक्ट जनरेट करते हैं वो जाके उस डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। और जब आप एक व्यू को चलाते हैं तो वो इंटरेक्ट करता है आपके डेटाबेस के साथ। ऑब्वियसली उसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, आप किसी यूज़र की प्रोफाइल खोलते हैं तो सारा उस यूज़र का डाटा अपीयर होता है ना। किसी सोशल मीडिया की बात कर लें, फेसबुक की बात कर लें, आप किसी की प्रोफाइल पे जाएंगे तो उसकी प्रोफाइल की बायो वगैरह जो भी चीज़ें हैं, उसकी प्रोफाइल की पोस्ट सारी अपीयर होंगी। तो व्यू क्या बता रहा होगा कि उसकी जो वो सारी पोस्ट हैं वो किस तरह डिस्प्ले करनी है, उसमें कुछ चेंज करना है या नहीं करना, क्या मैनिपुलेशंस करनी है। वो बेसिकली डाटाबेस से फेच करके उस पर सर्टेन ऑपरेशंस करेगा और आपके फ्रंट एंड पे भेज देगा। जो टेम्पलेट है वो फ्रंट एंड है, वो आपके वो सर्वर से जो टेम्पलेट है ये बेसिकली एट द एंड सर्वर से निकल के आपके क्लाइंट को सेंड होता है, ठीक है। ये जो टेम्पलेट है दिस इज सेंड टू द क्लाइंट, ये बाकी सारी प्रोसेसिंग सर्वर पे हो रही होती है, ठीक है। एट द एंड जब वो अपना टेम्पलेट प्रिपेयर कर लेता है इट सेंड्स टू द क्लाइंट, क्लाइंट पे जाके वो टेम्पलेट रेंडर होता है। रेंडर कौन करता है? यस गुड, ब्राउज़र रेंडर करता है। ब्राउज़र का काम है उस टेम्पलेट को रेंडर करना। बेसिकली टेम्पलेट एक एचटीएमएल कोड है जो कि रेंडर होता है और आपकी स्क्रीन पे अपीयर होता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एमवीटी आर्किटेक्चर। इस पे हम जब ये ORM स्टडी कर लेंगे उसके बाद एक दफ़ा हम इसको रिव्यू कर लेंगे, ये एमवीटी आर्किटेक्चर काम कैसे कर रहा है। अभी इस लेक्चर में कवर किया जाएगा व्यू और टेम्पलेट। इनिशियली हम सिर्फ व्यू करेंगे क्योंकि अगर सिर्फ भी व्यू हो ना तो आपका आपका जो जेंगो सर्वर है वो चलता है, ठीक है। आप सिर्फ स्ट्रिंग्स भी पास कर सकते हैं सर्वर को, आपको पूरा HTML पेज भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक छोटी सी लाइन भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो वो व्यू के थ्रू आप डायरेक्ट भेज सकते हैं। आपने ऑब्वियसली आपने सिर्फ लाइन तो भेजनी नहीं होती, आपने कुछ ना कुछ पेज ही भेजना होता है, तो फिर वहाँ पे टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ती है। हम स्टार्ट करेंगे सिंपल व्यू क्रिएट करके और उसके बाद टेम्पलेट। मॉडल हम तब क्रिएट करेंगे जब हम ORM को स्टडी करेंगे, ठीक है। फिलहाल इस लेक्चर के स्कोप में व्यू है और टेम्पलेट है, नॉट द मॉडल। सो हमने क्या बात कर ली, हम व्यू की बात करेंगे, टेम्पलेट्स की बात करेंगे। URLs क्या हैं? हर व्यू को जनरेट करने के लिए ना, अब सिस्टम को जेंगो के सर्वर को कैसे पता चलेगा कौन सा फंक्शन चलाना है? तो हर फंक्शन के लिए एक अलग URL बनेगी, ठीक है। URL आप डिफाइन करेंगे, लेट से आपकी जो भी डोमेन है एनीथिंग लाइक दिस। अब उसके आगे हम क्या करेंगे, लेट से यहाँ पे हम लिख देते हैं अवैस
कि आपने लेट से उस वेबसाइट पे ओएस की प्रोफाइल पे जाना है, तो बेसिकली ये जो चीज़ है दिस इज़ योर यूआरएल, बल्कि ये पूरी ही आपकी यूआरएल है। उसमें ये वाली चीज़ जो है आप, ये तो फिक्स्ड होता है ना, जो भी डोमेन आपकी जहाँ पे भी डिप्लॉयड है, हमारे केस में लोकल होस्ट लिखा आ रहा होगा या 127.0.0.1 लिखा आ रहा होगा। आगे ये वाली चीज़ जो है आप डिफाइन करते हैं कि जिस टाइम ये वाली इस पे गेट ऑपरेशन होगा या पोस्ट ऑपरेशन होगा, कोई भी होगा, तो ये क्या करेगा, इसने किस व्यू को एक्सेस करना है। आपके डिफरेंट व्यूज़ बने होंगे, व्यू 1 बना होगा, व्यू 2 बना होगा, आपने जो भी उन फंक्शंस को नाम दिए होंगे, किस यूआरएल ने किस व्यू को एक्सेस करना है। तो इन यूआरएल्स को अपने प्रोजेक्ट और एप्लीकेशन के अंदर मैप कैसे किया जाता है, ये भी हम इसी लेक्चर में देखेंगे। सो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हो गया होगा कि इस लेक्चर में कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंक्लूड है। सो डू नॉट स्किप एनीथिंग इन दिस लेक्चर। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने वीएस कोड से। अच्छा जी, ये हमने लास्ट टाइम ये अपना एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। अभी इसमें हम लेसन 2 जो है इसमें अब नया प्रोजेक्ट कर लेंगे, जेंगो ऐप व्यूज़ यूआरएल्स टेम्पलेट्स। ये मैं इसको ना थोड़ा सा लंबा नाम दे रहा हूँ इन लेसन्स को, ताकि जब आपके पास ये पूरी डायरेक्टरी अवेलेबल हो जाए ना गिट के थ्रू, तो आपको पता हो कि हमने जहाँ पे कोई नया कॉन्सेप्ट जो है वो जहाँ पे भी डिस्कवर किया था, उसकी इन्फॉर्मेशन हमने किस जगह पे जाके देख लेनी है, आपको बना बनाया उसका कोड मिल जाएगा। सो ये मैंने गलती से फाइल बना दी है, इट हैज़ टू बी अ फोल्डर। अच्छा जी, ये हमारा फ़ोल्डर बन गया। अब इस फोल्डर को मैं ओपन कर लूँगा। ताकि हम बाकी काम इसके अंदर करें। अच्छा, अब मैं ना जब भी जेंगो के लिए मैं हमेशा ये प्रैक्टिस रखूँगा कि जब भी हम स्टार्ट करें ना, मैं स्टार्ट से पूरी साइकिल दोबारा चलाऊँगा, ताकि बार बार वही चीज़ आपको देख के ना कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होता है, क्या क्या कमांड्स दी जाती हैं, क्योंकि वो याद रखना बड़ा ज़रूरी है आपको, ताकि चीज़ें याद हो जाएँ, टिप्स पे आ जाएँ। सो लेट्स मूव टू द टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल पे हमने जेंगो का लास्ट टाइम वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया था, सो वी विल एक्टिवेट दैट। मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, अच्छा कॉन्डैक्टिव लिख दिया, कॉन्डैक्टिवेट। अच्छा, जेंगो एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। अभी हम यहाँ पे जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट कर देंगे, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा कि इसमें क्या करना था। ठीक है, ये सारी फाइल्स मैं आपको अपने आगे पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जिसने दोबारा समझनी हो पिछला लेक्चर देख ले, जो यहाँ से देख रहे। अगर आपको भूल गया तो दोबारा उसको विजिट कर लें। अब हमने क्या करना है, हमने एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, तो उसी की सिंपल सी कमांड है पाइथन मैनेज डॉट पाई। अच्छा, जब आपका एक दफ़ा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए ना, तो आप मेनली ऑलमोस्ट हर जेंगो का जो फंक्शन है ना, वो मैनेज डॉट पाई से करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनिशियली तो आपने ये जेंगो एडमिन लिखना होता है, क्योंकि आपके पास मैनेज डॉट पाई की फ़ाइल अवेलेबल नहीं होती। उसके बाद आपने हर कमांड जो है ये मैनेज डॉट पाई फाइल से चलानी है। कैसे चलानी है, मैनेज डॉट पाई लिख के आगे जो भी उसकी कमांड है, बेसिकली मैनेज डॉट पाई आपका कमांड लाइन इंटरफेस ही डिफाइन कर रहा होता है, डिफरेंट कमांड्स डिफाइन कर रहा होता है। सो वी विल राइट स्टार्ट ऐप। ठीक है, आगे स्टार्ट ऐप के बाद आपने ऐप का नाम लिखना है, इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट ऐप का। ठीक है, अच्छा मैं इसी तरह एक और भी ऐप क्रिएट करूँगा, ताकि आपको
समझ आए कि एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल ऐप्स किस तरह के स्ट्रक्चर में आती हैं, और हम बात सिर्फ एक ही ऐप को डेवलप करने की करेंगे। सिर्फ यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए कि फोल्डर स्ट्रक्चर क्या बनता है, मैं फर्स्ट ऐप के बाद यहाँ पे सेकंड ऐप भी क्रिएट कर दूंगा। अब देखें, ये आपकी कोर फाइल्स हैं प्रोजेक्ट की, ठीक है, इसका ये स्ट्रक्चर था। फिर आपकी ऐप क्रिएट हुई है, उसका ये स्ट्रक्चर है, और दूसरी जो ऐप है उसका भी आइडेंटिकली उसी तरह का स्ट्रक्चर है, सिर्फ उसके अंदर की कोडिंग फ़र्क होगी। अच्छा, जब भी आप इसका सर्वर स्टार्ट करते हैं, सर्वर हमेशा इंटरेक्ट करता है इसकी सेटिंग्स फाइल से, ठीक है। अब सेटिंग्स फाइल को नहीं पता कि इस फोल्डर के अंदर ऐप्स भी पड़ी हुई हैं, उसको बताने के लिए आप सेटिंग्स पे जाएंगे, ठीक है, यू विल स्क्रॉल डाउन, ये जो इंस्टॉल्ड ऐप्स का सेक्शन है, यहाँ पर आप अपनी ऐप का नाम इन्वर्टेड कॉमास में एंटर कर देंगे, ठीक है, फर्स्ट ऐप, ठीक है। अभी मैंने सेकंड ऐप इसमें एंटर नहीं किया। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लगेबल ऐप्स, ठीक है। आपने यहाँ से ये ऐप उठाई और इस प्रोजेक्ट के अंदर प्लग कर दी, ठीक है। आगे इस ऐप को किसी और प्रोजेक्ट के अंदर भी जाके आप प्लग कर सकते हैं। सो मैंने इसमें से फर्स्ट ऐप जो है वो उठा के जेंगो के अंदर प्लग कर दिया। अच्छा, अब अगली चीज़, इस ऐप में अब मैं आपको बताऊंगा ये सारी फाइल्स क्या कर रही हैं। init.py, जिस तरह आपको पहले बताया था कि किसी भी फोल्डर के अंदर जब भी आप इस नाम की फ़ाइल डिफ़ाइन करेंगे इट विल ऑलवेज बी ब्लैंक, लेकिन ये करती क्या है, ये डिफ़ाइन करती है कि इट इज़ अ पाइथन पैकेज। आप लेट से यहाँ पे कुछ मॉडल्स बना रहे हैं, व्यूज़ बना रहे हैं, उसको आपने इंपोर्ट करना है किसी और ऐप में। तो जिस तरह आप फ्रॉम नम्पा, लेट से फ्रॉम नम्पा इंपोर्ट, फ्रॉम पांडाज इंपोर्ट, आप इस तरह की डिफरेंट लाइब्रेरीज से जो इंपोर्ट की कमांड्स लेते हैं, तो वो कैसे आइडेंटिफाई हो रहा होता है कि वो लेट से नम्पा पांडाज या जो भी लाइब्रेरी है वो एक पाइथन पैकेज है। बेसिकली हुआ क्या होता है कि उसका जो फोल्डर होता है ना, उस लाइब्रेरी का, उसमें ये वाली फाइल डली हुई होती है, बस इतना ही चाहिए होता है पाइथन में किसी भी सेट ऑफ फाइल्स या फंक्शनैलिटीज़ को एक पाइथन पैकेज डिफाइन करने के लिए, ठीक है, पाइथन मॉड्यूल या पाइथन लाइब्रेरी जो भी आप उसको कह लें। सो ये init.py इस ऐप को पाइथन लाइब्रेरी डिफाइन कर देता है, पाइथन पैकेज डिफाइन कर देता है। admin.py की हम बाद में बात करेंगे, जिस टाइम हम एडमिन इंटरफेस की बात करेंगे। आप अपनी ऐप के कौन कौन सी चीज़ें जो है, मॉडल्स जो हैं, वो एडमिन इंटरफेस पर डिस्प्ले करना चाहते हैं। एडमिन इंटरफेस में आपको भी खोल के एक दफ़ा दिखा दूंगा कि होता क्या है। हम एडमिन को फ़िलहाल यूज़ नहीं करेंगे। ऐप्स में आपने इस ऐप की कुछ स्पेसिफिक सेटिंग्स अगर रखनी हो तो वो आप apps.py में करते हैं। अच्छा, मॉडल्स में बेसिकली यहाँ पे आपकी ORM होती है, ठीक है। आपके जो मॉडल्स हैं, जो डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए सब कुछ है, वो इधर होता है। लेट मी चेंज द एनवायरनमेंट, क्योंकि ये सारे अंडरलाइंड आ रहे हैं। जेंगो, वेयर इज जेंगो, ठीक है। अच्छा, टेस्ट में आपने टेस्ट केसेस के अगेंस्ट अपनी ऐप टेस्ट करनी हो तो आप टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट जो है वो जेंगो के एडवांस कंटेंट में पढ़ेंगे, आपको बेसिक ऐप्स बनाने के लिए टेस्ट को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ये ऐप की जो कस्टम कन्फिग्रेशन है, इसको भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ऐप्स की ज़रूरत पड़ती है, ना टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरत पड़ती है ORM की, आपको इसमें पड़ती है मॉडल्स में। एडमिन इंटरफेस में दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम पढ़ेंगे कि मॉडल को एडमिन इंटरफेस में कैसे रजिस्टर किया जाता है। हाँ, एडमिन को भी कस्टमाइज़ करना वो हम एडवांस कंटेंट में पढ़ेंगे। अच्छा, फाइनली जिसको मैं कहता हूँ जेंगो का इंजन है, दैट इज़ द views.py फाइल। इसके अंदर आपके सारे फंक्शंस बनते हैं, ठीक है। यहाँ तक सही हो गया। अब आप लेट से चाहते हैं कि एक जेंगो सर्वर स्टार्ट हो और उसको एक URL मिले और URL से वो एक पर्टिकुलर व्यू पे जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस व्यू के अंदर हम एक व्यू बनाएंगे। व्यू यहाँ पे फंक्शन ही होगा, ठीक है। इसको हम होम का नाम दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट देंगे रिक्वेस्ट का। रिक्वेस्ट का आर्ग्यूमेंट इसलिए देते हैं, रिक्वेस्ट के अंदर जो जिस टाइम यूज़र इस URL पे रिक्वेस्ट भेजता है ना, मतलब एक आपको जिस तरह मैंने पहले बताया, एक URL जो है वो किसी व्यू की तरफ आपको सेंड कर रही है, तो उस URL पे कोई रिक्वेस्ट आई होगी, गेट आई होगी, पोस्ट आई होगी, तो वो उस रिक्वेस्ट का जो पूरा पेलोड है ना, वो इस रिक्वेस्ट वेरिएबल के अंदर आ जाता है।
तो उसको उस वेरिएबल को लोड करने के लिए कि पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर क्या आया है या गेट रिक्वेस्ट के अंदर क्या आया है, पूरी यूआरएल क्या बन रही है, ये तो उसके लिए आप यहाँ पे रिक्वेस्ट डालते हैं। अच्छा, देन आप क्या करेंगे, यहाँ से यू विल सिंपली रिटर्न। अच्छा, एक जेंगो व्यू का जो रिटर्न है वो हमेशा या तो जेसन होगा या एचटीटीपी रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, अब एचटीटीपी रिस्पॉन्स कैसे रिटर्न किया जाता है? अच्छा, यहाँ से रिटर्न में तीन चीज़ें हो सकती हैं। आइदर यू कैन रिटर्न अ टेम्पलेट, ठीक है, या फिर यू कैन रिटर्न, टेम्पलेट क्या होगी, बेसिकली एक एचटीएमएल कोड होगा पूरा जो आप रिटर्न करे होंगे, या फिर यू कैन रिटर्न एचटीएमएल स्ट्रिंग। आप बजाय कि एक पूरी एचटीएमएल फाइल भेजें, आप सीधी सीधी खुद भी एचटीएमएल स्ट्रिंग लिख के भेज सकते हैं। इसके अलावा आप सिंपल स्ट्रिंग भी भेज सकते हैं, वो खुद ही जाके नॉर्मल जो पैराग्राफ वाली फॉर्मेटिंग है वो एचटीएमएल में रेंडर होके आपको नज़र आ जाएगी। उसके अलावा आप जेसन भेज सकते हैं। जेसन क्यों भेजेंगे, जेसन कहाँ काम आएगा? जेसन वहाँ काम आएगा जहाँ पे आपने इसको ऐप के बजाय एपीआई की तरह बिहेव करवाना है, क्योंकि एपीआई से जो रिस्पॉन्स आता है वो जेसन फॉर्मेट में आता है। ठीक है, सो दीज आर सम फॉर्मेट जिस पे आपका जो व्यू है वो रिटर्न करेगा। अच्छा, अब रिटर्न कैसे करेगा? रिटर्न का जो फॉर्मेट है, ये है django.http। ये मैंने इसकी डॉक्यूमेंटेशन से ही कॉपी किया। फॉर योर क्यूरियोसिटी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जेंगो की डॉक्यूमेंटेशन कितनी कॉम्प्रीहेंसिव है। ठीक है, ये इसकी मैंने डॉक्यूमेंटेशन अपनी दूसरी विंडो में खोली हुई है, जिसमें इसकी ये बेसिक बेसिक सी कमांड्स जो हैं, एक उन्होंने एक पोल्स की ऐप का एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है इस पर, उसमें उन्होंने बताया स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होता है, ऐप कैसे क्रिएट होती है। आपने क्या करना है कि इसका ये जो जेंगो का इंट्रोडक्टरी ट्यूटोरियल नंबर 1 है ना, आपने इसको मेरे लेक्चर फॉलो करने के बाद इसका ये पार्ट 1 कर लेना है, राइटिंग योर फर्स्ट जेंगो ऐप पार्ट 1। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा? आप जाएंगे जेंगो प्रोजेक्ट वाली इनकी जो मेन साइट है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप्स में ओवरव्यू इंस्टॉलेशन में आपको करा चुका हूँ, जो इसका जेंगो का प्रोजेक्ट सेटअप करना था, जेंगो इटसेल्फ इंस्टॉल करना था, जो इसका पार्ट 1 है ना ट्यूटोरियल का, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज। ठीक है, ये आपने कवर करना और यही मैं बेसिकली आपको आज करवा रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, आप इसको रिटर्न फॉर्मेट में देख के करेंगे तो आपको और नई चीज़ें आ जाएंगी जो इन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन में पब्लिश की हुई हैं। तो जस्ट टू मेक श्योर कि मेरा सेंटेक्स अलाइन कर रहा है इनकी लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन के साथ, मैंने इसको साथ खोला हुआ है। चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि हम लेटेस्ट मेथड या लेटेस्ट प्रैक्टिस यूज़ कर रहे हैं। तो खैर, HTTP रिस्पॉन्स जो है आपने रिटर्न करना है। ठीक है, और उसके अंदर आप सीधी सीधी एक स्ट्रिंग भी भेज सकते हैं। ठीक है, कन्वेंशनली हम सबसे पहले क्या भेजते हैं जब भी हम कुछ नई चीज़ सीखते हैं, हम भेजते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड भेज दिया। अब किधर आया ये हेलो वर्ल्ड? जेंगो सर्वर तो अभी हम स्टार्ट कर किया ही नहीं है, आएगा कैसे? अच्छा, इस होम की तरफ आपने कैसे आना है? आपने यहाँ पर ये जो फर्स्ट ऐप है यहाँ इसके व्यू तक पहुँचना है। अब आपका जो ये यूआरएल है, बाय डिफ़ॉल्ट url.py जो है आपके कोर फाइल्स के अंदर बनी हुई होती है। ठीक है, एडमिन का यूआरएल उसने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ होता है। ठीक है, एडमिन हम बाद में स्टडी करेंगे कैसे होता है। हमने यहाँ पर डिफाइन करना है कि फर्स्ट ऐप के अंदर जब भी आपके ऑब्लिक के साथ फर्स्ट ऐप लग जाए तो उसने किसी फर्स्ट ऐप के व्यू में जाना है। ठीक है, लेट्स मेक इट सिंपल फॉर द फर्स्ट इंस्टेंस। हम फर्स्ट ऐप यहाँ पर नहीं लिखते, हम पाथ देते हैं कि अगर उसने कुछ भी नहीं एंटर किया, ठीक है, लेट्स से उसने ब्लैंक स्ट्रिंग दी है, तो वो किधर जाएगा? अब आपकी जो फर्स्ट ऐप है इसके अंदर व्यूज़ के अंदर आपने बनाया ना, तो आप करेंगे फ्रॉम फर्स्ट ऐप
अब ये देखें फर्स्ट ऐप जो है आपके पास ड्रॉप डाउन में आ रही है, कैसे आ रही है, क्योंकि वो एस जेंगो प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई हो रहा है, उसके अंदर आपने ये INIT फाइल लगाई हुई है। फ्रॉम फर्स्ट ऐप इंपोर्ट, होम नाम था हमारे फंक्शन का, सॉरी व्यूज़ फाइल थी इसका, फर्स्ट ऐप इंपोर्ट व्यूज़, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, उस व्यू फाइल के अंदर आपका होम नाम का फंक्शन है, ठीक है। सो नाउ जब आप अपनी सिर्फ लोकल होस्ट ऊपर लिखेंगे या कोई भी साथ लिंक नहीं देंगे, सो इट विल स्ट्रेट जंप टू दिस थिंग। लेट्स सी अब ये काम करता है या नहीं करता। हम अपना सर्वर स्टार्ट करते हैं, पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर। कुछ इशू आया है, ओके। अब माइग्रेशन अभी अप्लाई करने की आई डोंट थिंक ज़रूरत है। लेट्स सी इसके माइग्रेशन, हाँ माइग्रेशन तो मैं आपको बताना भूल गया। माइग्रेशन आपके जितने डेटाबेस में अब अगर कोई चेंजेस होते हैं ना, तो डेटाबेस की तरफ माइग्रेट करने के लिए आप माइग्रेशन की एक कमांड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मॉडल्स में कोई चीज़ अपडेट की है, लेकिन वो टेबल अपडेट नहीं हुआ होगा इस डेटाबेस वाली फाइल में, उसके लिए आप माइग्रेशन रन करेंगे। माइग्रेशन रन करने की जेंगो में कमांड होती है। सो लेट्स सी क्या चलता है इस पर। ये देखें जी, इसको मैंने खोला और ये आपका लिखा आ गया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब हम इसको ज़रा साइड पे ही लगा देते हैं ताकि हम देखें यहाँ से। अच्छा जी, ये तो हो गया सिंपल हेलो वर्ल्ड, जो कि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग की बात की थी, ठीक है, स्ट्रिंग हो गया। अब अगर हम इसी को HTML स्ट्रिंग करना चाहते हैं, अब मैं सेम में नहीं करूँगा, मैं इसको एक और व्यू क्रिएट कर दूँगा। इसको हम home2 कह देंगे, इसको हम home1 कह देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं बाकी चीज़ें हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने स्ट्रिंग से इसको किया था, ठीक है। और अब यहाँ पे हम HTML स्ट्रिंग से करेंगे। बेसिकली हम एक HTML स्ट्रिंग भेजे, अभी भी याद रखें हम पूरा HTML नहीं भेज रहे। तो जस्ट कि HTML स्ट्रिंग कैसे काम करेगी, बहुत लंबी मैं यहाँ पे चीज़ नहीं लिखूँगा। वी विल सिंपली राइट बोल्ड, ठीक है। ये क्योंकि टैग जो है HTML का है। अब यहाँ पे एरर शो होना शुरू हो गए, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने URLs में व्यू दिया हुआ था होम के नाम से, वो होम को रिकग्नाइज़ नहीं कर रहा, ठीक है। जेंगो की खूबसूरती है, जब भी आप कंट्रोल S दबाते हैं उसको रिफ़्रेश करते हैं, वो चल, अगर सर्वर चल रहा हो ना, तो वो सारी चीज़ों की इंटीग्रेशन देखता है एक दफ़ा कि चीज़ें ठीक काम करनी चाहिए। तो इट इज़ एसेंशियली home1 हेयर, ठीक है। मतलब home1 अभी हमारा सही काम कर रहा है। उसी तरह हम home2 की जगह अलग URL दे देते हैं। अब क्योंकि ये सारा हमारा फर्स्ट ऐप में चल रहा है, तो बेहतर है कि मैं यहाँ पे फर्स्ट ऐप कुछ करके ओब्लिक लगा दूँ, फर्स्ट ऐप 1, फर्स्ट ऐप 1, फर्स्ट ऐप 2, ठीक है। ये जो मेरा ब्लैंक है ना, इस पर कुछ नहीं आएगा, वो क्या आएगा, उसको इस तरह के किसी भी URL से मैच नहीं हुआ। सो हम home1 को एक्सेस करने के लिए फर्स्ट ऐप 1 इसके आगे ये वाला लिंक देंगे, ठीक है। और जो दूसरा हमने बोल्ड किया था उसको एक्सेस करने के लिए ये लिंक देंगे, ठीक है। तो ये बोल्ड वाला आ गया। तो क्या हो रहा है, वो home2 वाले व्यू को रीड कर रहा है। ये देखें जी, home2 वाला आपका ये था, इस व्यू को वो रीड कर रहा है और यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। अब हमने एक स्ट्रिंग दे के उसको देख लिया, HTML स्ट्रिंग दे के देख लिया। अब पूरा का पूरा HTML कैसे देते हैं, ये मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि साथ उसमें हम HTML के टेम्पलेट टैग्स भी कवर कर लेंगे, क्योंकि इसी में मैं वो चीज़ भी डाल दूँ, पूरा HTML का अलग से कोड लिखना, फिर उसको अरेंज करना, उसको डायरेक्टरी में डालना, और फिर उसको टेम्पलेट वाले फोल्डर से लोड करना, फिर टेम्पलेट टैग्स और कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करना, वो सारी एक अलग स्टोरी है।
वो थोड़ा सा एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है, इसलिए अभी पूरा HTML कैसे इसमें लोड किया जाता है वो मैं अगली वीडियो में करूँगा। फ़िलहाल आपको समझने के लिए आप इसको एज्यूम कर लें कि ये स्ट्रिंग जो है ना ये पूरा टेम्पलेट जा रहा है। अच्छा, अब अगली चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि अच्छी वाली यूआरएल मैपिंग कैसे की जाती है। ठीक है, ये तो अभी एक क्रूड सा तरीका है ना कि लेट से यहाँ पे home2 के साथ home3 भी होता है। ठीक है, और उसमें हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसको टैलिक कर देते हैं और अंडर स्ट्रिंग भी चेंज कर देते हैं। इसको हम क्या देते हैं, इसको हम हेलो वर्ल्ड कहते हैं, दिस इज़ home2 कह देते हैं इसको, इसको हम कह देते हैं दिस इज़ home3। ठीक है, अब ये तीनों जो आपके व्यूज़ हैं वो इसी एक ऐप के अंदर चल रहे हैं ना, जो आपकी फर्स्ट ऐप है। ठीक है, आप इसी तरह सेकंड ऐप में भी आपने इसी तरह के लेट से व्यूज़ क्रिएट किए हैं। ये लें जी, यहाँ पे भी ये सेकंड ऐप के में व्यूज़ वाले पे आ गया। ठीक है, अब इसका home1 home2 home3 जो है व्यू का आप नाम यही रख सकते हैं, क्योंकि उसमें आप उसको डायरेक्टली इस वैसे बेहतर है कि ना रखें, कन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि सेम व्यू का नाम रख के भी कैसे हो जाता है। अदरवाइज़ एज अ गुड प्रैक्टिस इसको आप अलग ही व्यू का नाम रखें, लेकिन आपकी दो ऐप्स सेम स्ट्रक्चर की भी तो हो सकती हैं ना, सेम व्यू का नाम भी तो हो सकता है। अब यहाँ पे आप इस केस में क्या करेंगे, लेट मी कॉपी दिस HTTP रिस्पॉन्स वाला पैकेज। अच्छा, यहाँ पे मज़ीद फ्रॉम ऐप 2 लिख देते हैं ताकि स्पेसिफाई हो जाए ना जब हमारे पास चीज़ अपीयर होगी कि वो किस ऐप से आ रही है। अब हमने इस इसको भी हम एक्सेस करना चाहते हैं और इसको भी एक्सेस करना चाहते हैं। अब मैं आता हूँ URLs पे। ये जो आपकी URLs हैं, बजाय कि आप यूँ लिखें कि ऐसे ऐसे URLs दी जाएंगी, अब देखें यहाँ पे इसके 3 थे ना, उसी तरह आपकी सेकंड ऐप के भी 3 व्यूज़ थे, 1 2 3। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो आप रिपीटेडली फर्स्ट ऐप सेकंड ऐप इस तरह लिख रहे हैं इसको कैसे मिनिमाइज़ करते हैं, और फिर यहाँ पर इस तरह नेम करके भी एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, उसका क्या मतलब होता है उस पर भी आते हैं। पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। home2 home3, अब हो क्या रहा है कि हमने फर्स्ट ऐप से व्यूज़ इंपोर्ट किए हुए हैं। ठीक है, और इस व्यू का वो home1 home2 और home3 ले रहा है, और इसी व्यूज़ का मतलब वो दोनों केसेस में वो सेकंड ऐप वाले को नहीं, वो फर्स्ट ऐप वाले को ही पकड़ेगा क्योंकि आपने फर्स्ट ऐप से इंपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इसको सेग्रीगेट करने का क्या तरीका है, लेट से आप यहाँ पे सेकंड ऐप कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से भी आपने व्यूज़ के नाम से इंपोर्ट किया, यहाँ से भी आपने व्यूज़ के नाम से इंपोर्ट किया। आप फ़र्क कैसे करेंगे दोनों वेरिएबल्स में, यहाँ पे आप इसको पाइथन में क्या है, ये पाइथनी कमांड है, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू जेंगो। कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं ना आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं। इंपोर्ट व्यूज़ एज V1 इसको कह देते हैं, और इसको हम एज V2 कह देते हैं। अब आप यहाँ पे व्यूज़ नहीं लिखेंगे, अब आप यहाँ पे लिखेंगे V1 और यहाँ लिखेंगे V2। सारे आपके URLs मैप हो गए आपकी दोनों ऐप्स के साथ। अब देखें मसला क्या आएगा, मसला एक आएगा शायद आपके जहन में ना हो, अभी आपको पता चलेगा। चल रहा है दिस इज़ home2 चल रहा है, यहाँ पे आप 3 लिख दें, दिस इज़ home3 भी चल रहा है। हाँ, अब आप फर्स्ट ऐप की जगह सेकंड ऐप पे जाएं, विल इट वर्क, दिस इज़ home3 फ्रॉम ऐप 2। ठीक है, ये भी चल रहा है आपका, तो एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। अच्छा, एक चीज़ यहाँ तो मैंने एक्सप्लिसिटली सेकंड ऐप को एज पाइथन पैकेज की तरह यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया था, वो काम कर रहा है। अदरवाइज़ जेंगो का जो प्रोजेक्ट है वो इस ऐप को रिकग्नाइज़ नहीं कर रहा अभी,
इसमें बहुत सारे इनबिल्ट मेथड्स भी होते हैं, जिस जो खुद ये वाली मैपिंग कर रहे होते हैं। तो उस केस में आपके लिए प्रॉब्लम होगा अगर आपने सेकंड ऐप को इंपोर्ट नहीं किया हुआ। सो लेट्स गो इनटू आवर सेटिंग्स एंड इंपोर्ट सेकंड ऐप एज वेल। ठीक है, उसके व्यूज़ चल रहे थे क्योंकि हमने उसको एज पाइथन पैकेज की तरह इंपोर्ट कर लिया था। अच्छा, अब ये दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, जिस तरह हमने ये यूआरएल मैपिंग की है ना, दिस इज़ नॉट द राइट वे। इसमें चल सारी चीज़ें नहीं हैं। सेकंड ऐप का आप पेज 1 खोल लें, ठीक है, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम ऐप 2। इसका पेज 2 खोल लें, हेलो वर्ल्ड दिस इज़ होम 2, ठीक है। यही सारी चीज़ें हमने लिखी हुई थी उनके स्ट्रिंग्स में। सो हाँ, मैं कह रहा था कि दिस इज़ नॉट द वे टू मैप द यूआरएल्स। अगर आपके प्रोजेक्ट में मल्टीपल ऐप्स हैं ना, तो आप ये नहीं करते कि आप अपने कोर वाले यूआरएल वाली फ़ाइल में ही सारी की सारी बता दें। इसमें ऑर्गेनाइजेशन आपकी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। व्यू एक नहीं होता, आपने देखा होगा कि एक वेबसाइट पे 10-12 किस्म के एक उसके टूल के जो होते हैं वो लिंक्स होते हैं। तो वो 10-12 लिंक्स आप हर ऐप के बनाएंगे, आपकी 4-5 ऐप्स होंगी, एक वेबसाइट होगी, और ये यूआरएल पैटर्न्स वाली फ़ाइल ना आपकी कोई 100 लाइनों की तो यही बन जानी है। ठीक है, तो इसको ऑर्गेनाइज करने का तरीका ये होता है, इसमें आप लिखते हैं, हाँ, ये जेंगो डॉट यू आर एल्स है ना, यहाँ पे पाथ पहले से इंपोर्ट हुआ होता है। इसमें आप एक और चीज़ इंपोर्ट कर देते हैं, इंक्लूड। ठीक है, नाउ व्हाट इंक्लूड डज, आप यहाँ पे ये जो आपने इतने सारे लंबे लंबे लिखे हैं ना, इन सबको मैं कमेंट आउट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि पाथ में अगर स्टार्ट में फर्स्ट ऐप आ जाए, ठीक है, तो उसने डायरेक्ट किसी व्यू पे नहीं जाना। उसने क्या करना है, इंक्लूड जो आपकी ऐप है, फर्स्ट ऐप के नाम से आपकी जो ऐप है, फर्स्ट ऐप डॉट यू आर एल्स। ठीक है, और ये जो यहाँ पे हमने उन दोनों के व्यूज़ इंपोर्ट किए हुए थे, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, अब ये जो फर्स्ट ऐप है, इसके यूआरएल्स कहाँ डिफाइन होंगे? उसके यूआरएल्स डिफाइन करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट ऐप के अंदर कोई यूआरएल की फ़ाइल नहीं है, वो आप क्रिएट करेंगे। आप इस फोल्डर में मूव करें और यहाँ पे नई फाइल बनाएं urls डॉट पाई के नाम से। ये आपकी फर्स्ट ऐप डॉट यूआरएल्स फाइल बन गई है। ठीक है, मैं जस्ट यहाँ से फ़िलहाल कॉपी पेस्ट करूँगा। ठीक है, और जो फर्स्ट ऐप के यूआरएल्स है वो मैं इसमें रहने दूँगा। अब देखें ये बड़ा क्लीन बन जाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्रॉम व्यूज़ इंपोर्ट स्टैटिक, इसका मतलब है कि मैंने व्यूज़ वाली फ़ाइल का हर फंक्शन इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये जो v1 डॉट और v2 डॉट वगैरह हमने इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी में गए थे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखें, आप इसको ख़त्म करेंगे, वो होम 1 होम 2 होम 3 वैसे रिकग्नाइज़ करे, उसका कलर उसने येलो कर दिया। ठीक है, अब चूंकि आपने यहाँ पे यूआरएल से बताया है कि पहला फर्स्ट ऐप पार्ट होगा, तो उसने फर्स्ट ऐप की यूआरएल्स पे चले जाना है। ठीक है, तो जब वो इसकी यूआरएल्स पे आएगा तो यहाँ पे आपको दोबारा फर्स्ट ऐप लिखने की ज़रूरत नहीं है। यू विल जस्ट राइट 1 2 3। ठीक है, मतलब इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बेहतर हो जाएगी। इसी यूआरएल वाली फ़ाइल को मैं कॉपी करके यहाँ पे भी डाल रहा हूँ ऐप 2 में, और ये मुझे ऑल टुगेदर इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये उसी तरह चलेगी जिस तरह इसकी चलेगी, क्योंकि इसमें भी व्यूज़ का नाम होम 1 होम 2 होम 3 है, और इसमें व्यूज़ का नाम होम 1 होम 2 होम 3 है। सो दिस वे वी हैव अचीव्ड द यूआरएल राउटिंग। अच्छा, एक चीज़ अभी भी रहती है, फर्स्ट ऐप के आगे उसने फर्स्ट ऐप पे जाना है, और सेकंड ऐप के केस में उसने सेकंड ऐप पे जाना है।
ओके, ये इसकी टेंशन ना लें, इसको आपने इंपोर्ट नहीं करना होता, इसको आप स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखते हैं। अब ये देखें, अगर स्ट्रिंग स्ट्रिंग में आप लिखेंगे ना, अभी आप यहाँ पे एक पाइथन मॉड्यूल की तरह इसको इंपोर्ट नहीं कर रहे, जेंगो के फ्रेमवर्क में इसको चला रहे हैं। जेंगो के फ्रेमवर्क में अभी क्या इशू होगा, अगर इस सेकंड ऐप आपने सेटिंग्स में नहीं ऐड की होगी ना तो वो नहीं चलेगी। अच्छा, फ्रॉम व्यूज़, अच्छा वो कह रहा है कि नो मॉड्यूल नेम व्यूज़, तो ये जो यूआरएल में इसमें छोटी सी गलती की है, यहाँ पे डॉट यूज़ करेंगे और इस वाली यूआरएल में भी डॉट यूज़ करेंगे। ठीक है, ये एरर्स आना ख़त्म हो गया। डॉट का मतलब होता है कि आप इसी पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर पैकेज को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, जिसमें ये फाइल बनी हुई है उसी की पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर, क्योंकि हमने व्यूज़ वाली फाइल पे जाना है तो ये डॉट व्यूज़ आप लगाते हैं। ठीक है, इंपोर्ट स्टैटिक का मतलब है कि आप व्यूज़ के सारे फंक्शन इंपोर्ट करें। अगर आपने एक्सप्लिसिटली करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, होम 1 कॉमा सॉरी अच्छा, मैं ये दोनों मेथड्स रहने देता हूँ। मैं ऐप सेकंड ऐप में मैंने इस तरह इंपोर्ट कर लिया और फर्स्ट ऐप में मैंने इस तरह इंपोर्ट कर लिया, ताकि ये दोनों चीज़ें आपके सामने हो जब आप अपने पास कोड डाउनलोड करें और आपके पास दोनों किस्म की स्कीम्स हो, आपको पता हो कि इस तरह भी काम हो सकता है, इस तरह भी काम हो सकता है। अब देखते हैं अब क्या रह गया। ये साफ़ सुथरा हो गया। आपकी जो कोर यूआरएल वाली फ़ाइल है उसमें आपने सिर्फ ये बता दिया फर्स्ट ऐप है तो आपने इस वाली यूआरएल वाली फ़ाइल को पकड़ लेना है, सेकंड ऐप लिखा हुआ है तो आपने अगली वाली को पकड़ लेना है। नाउ लेट्स ट्राई कि ये चलती है इस तरह के, नहीं चल रही है। ठीक है, यहाँ पे आप फर्स्ट ऐप की जगह फर्स्ट ऐप 1 हेलो वर्ल्ड, मतलब ये एक चला के देख लिया, एक सेकंड ऐप का हमने चला के देख लिया, इसका मतलब है कि सारे चलेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे हमने इसको स्ट्रिंग की फॉर्म में इंक्लूड किया, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। अगर सेटिंग में आपने इस सेकंड ऐप को इंपोर्ट नहीं किया हुआ, ठीक है, और आप यहाँ पे सेकंड ऐप को रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो इट स्टिल वर्क्स। पहले नहीं करता था जेंगो के पिछले वर्जन में, इट स्टिल वर्क्स। ठीक है, गुड इनफ करेगा ये, आपका इस फॉर्म में भी काम करेगा। बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप ऐप इंपोर्ट करें, क्योंकि कोई ना कोई दरमियान में फंक्शंस ऐसे होंगे जो ना एड्रेस हो पा रहे हो। ठीक है, अभी उसने खुद उसको मैप कर लिया, उसको ढूंढ लिया है कि इस फोल्डर में पड़ी हुई है वो। ठीक है, अच्छा ये हो गया, आपकी यूआरएल मैपिंग हो गई। अच्छा, अब एक चीज़ जो मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगा कि इसके आगे एक नेम करके भी आर्ग्यूमेंट होता है। अब मैं ना इन सारी यूआरएल्स को नाम भी दे सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ सेकेंड ऐप डैश होम 1। ये एक यूआरएल का नाम है। एक तो आपने इस तरह ऑब्लिक करके जो पूरा यूआरएल बनता है ना, उसके अलावा आप एक यूआरएल का नाम भी रख सकते हैं। ये नाम जो होता है, आप जब टेम्पलेट से डिफरेंट लिंक्स को कॉल कर रहे होते हैं तो तब बड़ा काम आता है। ठीक है, ये नाम यहाँ पे कहाँ इस्तेमाल होगा और कैसे इस्तेमाल होगा उसके बारे में भी आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, इनके हमने नेम्स रख लिया और ये सेकंड ऐप ही थी ना, ओके सॉरी ये फर्स्ट ऐप थी। ओके, लेट्स कॉपी दिस फॉर द सेकंड ऐप, उसके बाद हम फर्स्ट ऐप में सही कर लेते हैं इसको। अच्छा जी, ये नेम दे दिया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि इस व्यू में अगर कोई बंदा होम 3 पे आता है लेट से, ठीक है, अब यहाँ पे एक था रेंडर। ठीक है, रेंडर के अलावा एक और चीज़ होती है रीडायरेक्ट। ठीक है, रीडायरेक्ट। आप यहाँ पे कोई एक कोई HTML या तो आप रिटर्न करेंगे या आप किसी और व्यू की तरफ उसको रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं ये फंक्शन कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, लेट से ये फर्स्ट ऐप के होम थ्री को हम मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे करते हैं रीडायरेक्ट
ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको रीडायरेक्ट के बारे में बता रहा था। रीडायरेक्ट आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि जो लिंक बन रहा है ना, वो आप लिंक रीडायरेक्ट के अंदर डाल दें। फॉर एग्जांपल ये लिंक किस तरह बनता है, आपकी पहले डोमेन होती है, उसके बाद ऑब्लिक होता है, उसके बाद लेट से मैं कह रहा हूँ कि कोई मेरी फर्स्ट ऐप के होम 3 पे आ रहा है, तो उसको मैं भेज दूँ इस लिंक पे, सेकंड ऐप के 1 पे। ठीक है। एंड लेट्स ये काम कैसे करता है। यहाँ से मैं फर्स्ट ऐप के 3 का लिंक दूंगा, तो वो सेकंड ऐप के होम 1 पे चला जाएगा। होम 1 का हेलो वर्ल्ड हमने लिखा हुआ था। मज़ीद आपको क्लैरिटी के लिए यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट ऐप डालूंगा और ये करूँगा, तो वो फर्स्ट ऐप से सेकंड ऐप, ये देखें साथ ऊपर यूआरएल भी चेंज हो गया। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका रीडायरेक्ट का, मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ। इसको होम 4 का नाम दे देते हैं। ठीक है। और ये भी आपका होम 4 जो है ये रीडायरेक्ट करेगा लेट से 1 पे, लेकिन ये 1 पे इस तरह ऑब्लिक करके नहीं करेगा। ये जो है आपकी सेकंड ऐप के, ये जो हमने नाम नहीं डिफाइन किया था, ये नाम यूज़ करेगा। सो दिस इज़ द अदर मेथड किसी भी लिंक को एड्रेस करने का। एंड ये जो ऑब्लिक वाला मेथड है ना, ये कुछ जगहों पे फेल हो जाता है, इतना रोबस्ट तरीके से काम नहीं करता जितना ये वाला मेथड काम करता है। उसकी वजह ये है कि इस इस मेथड के साथ आप एक और खूबसूरती भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले लेट्स ट्राई दिस वन। ये होम 4 के लिए मुझे यूआरएल एक डालना पड़ेगा। 4 4, ठीक है, ताकि कोई इस पे आए। एक मिनट, यहाँ तो फंक्शन अपडेट किया ही नहीं। ओके, 4 पे कब अब कोई आएगा तो वो सेकंड है के ऐप 1 पे चला जाएगा। लेट्स से अभी यहाँ पे हम फर्स्ट ऐप के 4 पे डालते हैं, तो वो सेकंड ऐप के होम 1 पे चला गया। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब जो इसमें मज़ीद मैं आपका यूआरएल राउटिंग आपकी रिफ़ाइन करवा रहा हूँ। आपने हर ऐप में स्टार्ट में ऐप नेम लिखना है। ऐप नेम कैसे लिखा जाता है? ऐप नेम के लिए हर यूआरएल पैटर्न वाली जो फाइल है ना उस ऐप की, उसके स्टार्ट में आपने लिख देना होता है ऐप अंडरस्कोर नेम, और उसी ऐप का जो भी नाम है। यहाँ पे इसका नाम फर्स्ट ऐप है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको फर्स्ट ऐप लिख देंगे, और उसी तरह इसकी जो यूआरएल पैटर्न्स की फ़ाइल है इसको आप यहाँ पे सेकंड ऐप लिख देंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? लेट से आपके फर्स्ट और सेकंड ऐप में आप नेम जो है ना, इनको आप थोड़ा कन्वीनियंस के साथ लिखना चाह रहे हैं, और जिसकी वजह से कुछ कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। यहाँ पे आपने होम 1, होम 2 और होम 3 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे भी आपने होम 1, होम 2 और होम 3 लिख दिया। ठीक है, अब वो उसमें से किसी एक पे जाएगी, वो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यहाँ से लेट से नेम जो है मैं ये दे देता हूँ होम 1, एंड लेट्स सी होता गया है। लेट्स ट्राई के होता गया। यहाँ से हमने फर्स्ट ऐप का 4 था ना ये। ठीक है, नो रिवर्स मैच, उसे होम 1 का मिला ही नहीं, उसे पता ही नहीं है कि ये क्या किस किस बारे में बात कर रहा है। वजह ये नहीं है कि होम 1 एग्जिस्ट नहीं करता, होम 1 तो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, होम 1 एग्जिस्ट कर रहा है, जब तक हमने उस यूनिक नेम लिखा हुआ था तब तक वो काम कर रहा था। अब हमने नॉन यूनिक नेम कर दिया तो उससे प्रॉब्लम आ गई है। उसका तरीका ये है कि जो आपने पीछे ऐप नेम डिफ़ाइन कर दिया है ना, अब आप यहाँ पे ऐप नेम और सेमी कॉलन लगाएंगे, एंड दिस विल वर्क। ठीक है, अब वो चला गया होम 1 पे, और आप कहते हैं अगर इसको आपने भेजना है सेकंड ऐप के होम 3 पे, लेट से फर्स्ट ऐप के 4 जो है वो रीडायरेक्ट कर रहा है सेकंड ऐप के होम 3 पे। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ये नेम स्पेस
ये जो चीज़ है ना, ये जो फर्स्ट ये ऐप नेम है, ये डिफाइन करना बड़ा ज़रूरी है, और ये आपको बहुत सारे जेंगो ट्यूटोरियल्स में ये चीज़ मिसिंग नज़र आएगी। ये इट इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस कि आप इस तरह डिफाइन करें। अब देखें, आप फर्स्ट ऐप के रेफरेंस से होम टू कॉल करेंगे, और यहाँ पे आप सेकंड ऐप के रेफरेंस से होम थ्री या कुछ भी कॉल करेंगे, दैट इज़ वेरी मैनेजेबल नाउ। आपके लिए काम आसान हो जाएगा। अच्छा, फाइनली चलते हैं रेंडर की तरफ। रेंडर जो है पूरा HTML पेज जो है उसको रेंडर करता है, उसको नई नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करूँगा। उससे पहले एक आखिरी चीज़ जो रह गई है, दैट इज़ जेसन रिस्पॉन्स। मैं उसके लिए एक होम 5 बना लेता हूँ, एंड लेट्स राइट जेसन रिस्पॉन्स। ठीक है, जेसन रिस्पॉन्स मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, यही जेंगो डॉट एच टी पी, जहाँ पे एच टी पी रिस्पॉन्स इंपोर्ट हुआ है, वहीं पे आप जेसन रिस्पॉन्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं। जेसन रिस्पॉन्स जो होता है वो डिक्शनरी लेता है। लेट से मैं इसको कह देता हूँ माई डिक्शनरी इज इक्वल टू नेम अवैस एज 31। ठीक है, और होम 5 के लिए मैं एक पाथ भी डाल दूंगा। एंड लेट्स टेस्ट कि अब ये चलता है या नहीं चलता। ये फर्स्ट ऐप का 5 है। ये देखें, ये जैसे रिस्पॉन्स रिटर्न करे। कब ये काम आता है? ये नॉर्मली एपीआईज बनाने के लिए काम आता है। आपने देखा होगा कि एपीआईज जो हैं इस फॉर्म में अपना डाटा रिटर्न करती हैं। वो HTML HTTP रिस्पॉन्स नहीं भेज रही होती हैं, वो जेसन रिस्पॉन्स भेज रही होती हैं। तो जेंगो में एक जेसन रिस्पॉन्स जनरेट करना है इज़ एज सिंपल एज दिस। ये 3-4 लाइनें और ये यूआरएल डिफाइन करना। होपफुली आपको ये लेक्चर एक एक चीज़ समझ आई होगी अभी तक। एक दफ़ा मैं दोबारा रिकैप कर देता हूँ, ताकि इन केस आप इस टाइम पज़ल हो चुके हैं, चीज़ें मिक्स होना शुरू हो गई हैं, तो बजाय कि आपको ये पूरा लेक्चर दोबारा रिपीट करना पड़े, मैं आपको छोटा सा रिकैप देता चलता हूँ कि आज हमने बात क्या की है। देखें जी, सबसे पहले हमने बात की थी MVT आर्किटेक्चर की। ठीक है, MVT आर्किटेक्चर में अभी डिटेल नहीं करूँगा। इट इज़ मॉडल जिसका ताल्लुक डेटाबेस मॉडलिंग से है। दिस इज़ व्यू, जो हम व्यूज़ बना रहे हैं, जो सारे फंक्शन हम बनाते हैं, जो रेंडर रिटर्न जेसन रिस्पॉन्स सब कुछ करते हैं, दीज आर व्यूज़। और फिर वो टेम्पलेट रिटर्न करते हैं। टेम्पलेट की इस लेक्चर में हमने बात नहीं की, लेकिन इतना हमने इस्टेब्लिश कर लिया है कि टेम्पलेट यूज़ करने के लिए व्यू में आपने रेंडर फंक्शन डालना होता है। उसके अलावा हमने बात की इस लेक्चर में हाउ एप्स आर क्रिएटेड। ठीक है, ऐप के स्ट्रक्चर में होता क्या है कि आपका एक प्रोजेक्ट का लेट से कोर फोल्डर होता है। ठीक है, इसके अंदर इसकी कुछ फाइलें होंगी। ठीक है, उसके बाद अगली फ़ाइल होगी मैनेज डॉट पाई। जब आप एक दफ़ा प्रोजेक्ट अपना क्रिएट कर देते हैं, तो मैनेज डॉट पाई आप यूज़ करके ऐप्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ऐप क्रिएट होती है इसी मेन फोल्डर में। यही आपका मेन फोल्डर होता है। आपने इसमें लेट से कोई ऐप क्रिएट कर ली। हमने 2 ऐप्स क्रिएट की थी, फर्स्ट ऐप एंड देन सेकंड ऐप। ठीक है, इन ऐप के अंदर भी अपने अपने फाइल्स होती हैं। ठीक है, यूआरएल राउटिंग में हमने क्या सीखा कि ये जो कोर होता है, कोर के अंदर ये कोर वाला फोल्डर है, इसके अंदर url.py की फ़ाइल होती है, जिसके अंदर हम यूआरएल पैटर्न्स डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, और ये आपको इसके अंदर हम इंक्लूड कर लेते हैं जो आपकी ऐप्स के अंदर url.py ये हो एग्जिस्ट नहीं करती, ये वाली बनानी पड़ती है। उसी तरह आप एक और इंक्लूड करें, जितनी आप ऐप्स हैं उन सब की आप यूआरएल। अच्छा, ये यूआरएल्स होती है, यूआरएल नहीं होती। ठीक है, इन दोनों की आप इंक्लूड कर लेते हैं। फिर आप ये कहते हैं, इंक्लूड करने से पहले आप बताते हैं कि अगर यहाँ से जो यूज़र ने एंट्री जो की है, अगर उसने उसके जो भी डोमेन डॉट कॉम है,
domain.com के बाद अगर ऑब्लिक के बाद फर्स्ट ऐप आ रहा है, तो उसके आगे जो भी बनना है वो इस वाली यूआरएल फाइल से करेगा। सेकंड ऐप आ रहा है तो उसी तरह इस वाली यूआरएल। तो इसमें हमारे लिए आसान हो जाता है कि हम सिर्फ इस तरह करके 1 लिख दें, 2 लिख दें या कोई नाम लिख दें, कुछ भी, वो जस्ट इस फाइल में होता है। और उसके बाद हमने यहाँ पे व्यू का नाम लिखना होता है, व्यू डॉट जो भी आपका होम 1 करके हमने लिखा, और उसके साथ हम उसका एक नेम भी दे सकते हैं। नेम को यूनिक रखने का क्या तरीका होता है, यहाँ पे आपने जो भी नेम दिया है, ठीक है, वो आप अमूमन शॉर्ट रखें। और यूआरएल पैटर्न वाली फ़ाइल में, इन दोनों फाइल में आप शुरू में ऐप नेम दोबारा से डिफ़ाइन कर दें, ऐप नेम फर्स्ट ऐप, ताकि जब भी आप उसको एक्सेस कर रहे हैं तो आप इस फॉर्मेट में लिख सकें। जब भी आप रीडायरेक्ट कर रहे हैं तो आप ऐप नेम कॉलन और जो भी आपका ये व्यू नेम होता है, ठीक है, आपको वो पूरा ये कंस्ट्रक्ट नहीं करना पड़ेगा अपने फंक्शंस डिफाइन करते हुए। लेट्स से होम, जो भी आपने उसका नाम रखा वो, ठीक है, ये चीज़ हमने इस्टेब्लिश कर ली थी, ये ऐप नेम हर यूआरएल पैटर्न में लिखना। और आपने ये जो दोनों ऐप्स, फर्स्ट और सेकंड ऐप इंक्लूड करनी थी, वो आपने सेटिंग्स डॉट पाई फाइल के अंदर करनी थी। सो दिस वाज अ समरी। इस सारी चीज़ों को एक दफ़ा गो थ्रू करके ये सारा प्रोसेस खुद चला के देखें तो आपको बेहतर समझ आ जाएगा। मैंने टेम्पलेट बाय पर्पज़ ही इस लेक्चर में इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा क्लटरिंग हो जाती है, आपसे ये अभी तक की चीज़ एब्जॉर्ब ना हो सकी। इसको एब्जॉर्ब करें, इसको समझें, और एग्जैक्टली इसी प्रैक्टिस के साथ आपने अपना हर प्रोजेक्ट करना है। आप गूगल से डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट्स में डाउनलोड करेंगे, उन्होंने गलतियाँ की हुई होंगी, उन्होंने इस तरह ऐप नेम नहीं डिफाइन किया होगा, उन्होंने आसान काम मुश्किल तरीके से किया हुआ होगा, ठीक है। सो दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस। आपने जितना भी आइंदा से ज़िंदगी में जेंगो पे कोडिंग करनी है, उसमें आपने ये तरीक़ाकार फॉलो करना है। थैंक यू सो मच।